आफ्टरनून बच्चों। आज मैं पढ़ाऊंगी परिधान रचना एवं सज्जा का 5th लेसन, बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर। कल भी आपको इसी लेसन का मैंने पढ़ाया था, जिसमें मैंने पढ़ाया था बाल मृत्यु दर के कारण। आज मैं पढ़ाऊंगी बाल मृत्यु दर रोकने के उपाय। तो आप बाल मृत्यु दर के कारण तो पढ़ ही चुके हैं। अब मैं आपको बाल मृत्यु दर रोकने के कुछ उपाय बताऊंगी। जैसे कि आज भी भारत में बाल मृत्यु दर बहुत जटिल समस्या बनी हुई है। अभी भी बाल मृत्यु दर बहुत तेजी से चल रहा है, जिसके निम्नलिखित जो कारण मैंने आपको बताए हैं वो हैं, और उनका उपाय किस तरह है किया जा सकता है, आज ये उपाय आपको बता रही हूँ। जैसे पहला तो सबसे पहले तो जीवन स्तर में सुधार। सरकार व बड़े उद्योगपतियों को चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करें जिससे सभी को रोजगार मिल सके। जब सभी को रोजगार मिलेगा तो गरीबी कम होगी और सभी लोग अपना इलाज समय से करा सकेंगे, पौष्टिक आहार का सेवन कर सकेंगी गर्भवती स्त्रियां, तो बाल मृत्यु दर में कमी आएगी। सभी के पास रोजगार रहेगा तो निर्धनता में कमी आएगी, गरीबी कम रहेगी तो जीवन का स्तर सुधरेगा ही सुधरेगा। इसलिए पर्याप्त भोजन भी मिलेगा, इससे वस्त्र और मकान उपलब्ध हो जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त भोजन, उचित वातावरण प्राप्त होने से स्वस्थ शिशु और भविष्य में राष्ट्र का नागरिक स्वस्थ बच्चा बनकर निकलेगा, जिससे हमारा स्वस्थ भारत तैयार होगा। दूसरा आपका है शिक्षा का प्रसार। यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित व अज्ञानी है, इसलिए यहाँ रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, छुआछूत आदि की कमी नहीं है, जिस कारण से शिक्षा यहाँ के सभी जनसंख्या को प्रशिक्षित किया जाएगा। बाल मृत्यु दर को रोकने वाला में बहुत अधिक सहायता प्राप्त होगी। शिक्षा का प्रसार बाल मृत्यु दर कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जब शिक्षा का प्रसार ज़्यादा होगा तब भी बाल मृत्यु दर में कमी आएगी। स्वास्थ्य केंद्र व प्रसव केंद्रों की स्थापना। हमारे देश में बड़े बड़े शहरों में नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम की भरमार है, वहीं गांव में इन सब की सुविधा नहीं है, और प्रसव केंद्रों के अभाव के कारण बाल मृत्यु दर की तीव्रता होती है। यदि कहीं पर मैं उनमें योग्य डॉक्टर नहीं है, कहीं पर में नर्स दवाइयों का अभाव है, कहीं कुछ है, तो ये सारी अभाव के कारण ही मृत्यु दर में अधिकता होती है। तो इनमें सुधार करना पड़ेगा, औषधियाँ उपकरण भी करानी पड़ेंगी। अतः हमारी सरकार को चाहिए कि जहाँ इन स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव केंद्रों का अभाव है वहाँ नए केंद्रों की व्यवस्था करें, डॉक्टर्स, नर्स, दवाइयों आदि को नियुक्त करें और गरीब जनता को निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जाएं। तो एक उपाय ये है आपका। बाल कल्याण योजनाएं। भारत सरकार ने बाल कल्याण व मातृ कल्याण की योजनाएं चलाई हैं, लेकिन ग्रामीण जनता को इनका लाभ नहीं हो पाता है। अतः जहां पर ये योजनाएं नहीं चल रही हैं वहां इनका प्रसार किया जाना चाहिए। स्त्रियों को स्वास्थ्य और स्वस्थ प्रसव के लिए शिशु का पालन पोषण, स्वच्छता आदि की पूर्ण जानकारी देनी चाहिए। स्वास्थ्य के नियमों से अवगत कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए। कुछ निस्वार्थ सेवाएं भी व्यक्ति को घर जा जाकर इनका महत्व बताना चाहिए। टीके लगाना चाहिए, टीकों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। ये सब करने से भी बाल कल्याण की अधिकता होगी और मृत्यु दर में कमी आएगी। बाल मृत्यु दर में भी कमी आएगी इससे। WHO ने सबके लिए स्वास्थ्य आंदोलन चलाया है, फिर भी और इसमें तीव्रता होनी चाहिए। WHO के एक अध्ययन के अनुसार तो प्रतिवर्ष 30 लाख बच्चों की मौत ऐसे रोग से हो जाती है जिनके टीके उपलब्ध हैं, लेकिन ये आसानी से हर स्थान पर मिल नहीं पाते हैं। ऐसे ही आपका है बाल चिकित्सालय। बच्चों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर बाल चिकित्सालय होने चाहिए, जहाँ एक बाल रोग विशेषज्ञ हो, ताकि बच्चों की उचित प्रकार से चिकित्सा हो सके। गरीबों की चिकित्सा निःशुल्क होनी चाहिए, ये भी प्राविधान बना देना चाहिए गवर्नमेंट को, सरकार को, तो जिससे बाल मृत्यु दर में कमी आएगी।
दूसरा आपका 6वां है मतलब जैसे प्रशिक्षित नर्स व दाइयाँ होनी चाहिए। रूढ़िवादी विचारधारा की बहुत सी स्त्रियां घर पर ही प्रसव कराना उचित समझती हैं। इनके लिए प्रशिक्षित नर्स व दवाइयों का होना आवश्यक नहीं होता है। इन्हें स्वच्छता के नियमों की जानकारी नहीं होती है, ताकि इस कारणों से संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्रसव कराने की बच्चे की गतिविधि की भी पूर्ण जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। प्रशिक्षित नर्स व दवाइयों की व्यवस्था करवानी चाहिए। गर्भवती महिला व शिशु का भोजन। कई संपन्न देश होते हैं वहाँ पर तो भली भांति गर्भवती महिला के भोजन की व्यवस्था निःशुल्क को कई मतलब कई संपन्न देश हैं जिन्होंने निःशुल्क भी करी हुई है गरीबों के लिए ये व्यवस्था। साथ में शिशु के भोजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी सरकार इस ओर प्रयत्नशील है। कई अस्पतालों में गर्भवती के भोजन की व्यवस्था होती है, किंतु भ्रष्टाचार के कारण गरीबों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तथा सरकार को ये भी व्यवस्था करनी चाहिए कि गरीबों को इन योजनाओं का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। कुछ तो योजनाएं हैं भी तो भी उनको लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता है बेईमानी और घूसखोरी के कारण। फिर परिवार नियोजन। जनसंख्या वृद्धि, बेकारी, भुखमरी गरीबों को जन्म देती है। हमारी सरकार को इस ओर काफ़ी प्रयत्नशील है। जगह जगह प्रचार होता है, छोटा परिवार, सुखी परिवार, बच्चे 2 या 3 ही अच्छे आदि। हमारा दूरदर्शन विभाग भी ये सब कार्य करता है, लेकिन सुविधा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी ये इन चीज़ों की कम है। अतः सरकार को परिवार नियोजन का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी कराना चाहिए, ताकि वहाँ जनसंख्या भी अधिक से वहाँ की जितनी भी जनसंख्या है इन बातों का अधिक से अधिक ध्यान लाभ उठा सके। कुप्रथाओं का विनाश। हमारी सरकार को कुछ समाज सेविकाओं की नियुक्ति करनी चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो अशिक्षित महिलाएं हैं, जिन्हें एजुकेशन की कमी है, जिनमें उन्हें शिक्षित करें। उनमें पैदा हुई रूढ़िवादिता, पर्दा प्रथा, प्रसूति गृह के विषय में गलत धारणा को दूर करना चाहिए। स्वच्छता संबंधी नियमों को बताना चाहिए तथा समाज सेविकाएं ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करके माँ और बच्चे को स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक सुधार सकती हैं। बाल विवाह पर रोक। हमारी सरकार को इस देश में प्रशंसनीय कार्य किया है और भी करना चाहिए, और भी कर देना चाहिए। जैसे कि विवाह के लिए लड़के की उम्र निर्धारित कर दी गई है 21 वर्ष, लड़की की 18 वर्ष निश्चित कर दी गई है। ये भी ये निर्धारण करने का भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है। किंतु हमारे क्षेत्रों में आज भी लड़कियों की 14 से 15 साल में से कम में ही विवाह कर दिया जाता है। अतः हमारी सरकार को इस दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में भी नज़र डालकर बाल विवाह पर रोक लगानी चाहिए। इससे काफ़ी हद तक स्त्रियों में इससे काफ़ी सुधार होगा और बाल मृत्यु दर को भी कम किया जा सकता है। उचित निवास स्थान। एक पूरे परिवार का रहना और रोगों को जन्म देना। इस क्षेत्र में सरकार और उद्योगपतियों को चाहिए कि गरीबों को, जिनकी आय इतनी कम होती है और वे अपने भोजन की भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और उनको मुश्किल आती है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने में, उनके लिए कई नई कॉलोनियों की व्यवस्था करनी चाहिए जहां शुद्ध पानी पीने के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो, ताकि वह गरीब जनता स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके। स्वच्छ वातावरण में सांस लेने पर इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इनके बच्चों की स्वास्थ्य भी अच्छा रह पाएगा, परिवार सुखी रहेगा। इसी तरह गर्भवती महिलाओं की देखरेख करनी चाहिए। आजकल की बालक कल होने वाली पत्नी या माता है। विवाह के पश्चात प्रत्येक नारी के मन में ये लालसा रहती है कि माँ बने और वह एक स्वस्थ सुंदर शिशु की कल्पना अपने मन में करने लगती है। उसके हृदय में मातृत्व की भावना पैदा हो जाती है और फिर वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। नवजात शिशु ही भविष्य में देश का सच्चा नागरिक बनता है, जिससे कंधों पर देश का गौरव बोझ होता है। इन्हीं बच्चों के अंदर देश की महान विभूतियाँ छिपी होती हैं। ये गुण तभी विकसित होता है जब शिशु पृष्ठ और निरोग तथा अच्छे चरित्र वाला होता है। इसके लिए गर्भ में पलने वाले शिशु की देखरेख गर्भ से ही करनी होगी।
इसके लिए गर्भवती माता की देखभाल जरूरी है। माता के स्वास्थ्य का, आचार विचार का, भोजन, रहन सहन, गर्भ में पड़ रहे शिशु, गर्भ में जो पल रहा है शिशु, उस पर इन सब बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की बात अपनी माता के गर्भ में ही सुनी थी। इसके बाद उसकी माता सो गई। चक्रव्यूह से निकलने की स्थिति में वह न जान सका। अतः इस सर्वप्रथम प्रत्याशित माता की देखभाल करना बहुत जरूरी है। गर्भ धारण के पश्चात कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। जी मचलाना, चक्कर आना, उल्टी होना, जलन, नींद ना आना, ये सभी बातें, यूँ तो परेशानियां स्वाभाविक होती हैं, फिर भी चिकित्सीय परामर्श जरूर लेना चाहिए, जिससे कि गर्भवती को अधिक कष्टों का सामना ना करना पड़े। हृष्ट पुष्ट निरोग शिशु को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि माता के खान पान तथा स्वास्थ्य की ओर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे भोजन है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट से परिपूर्ण होना चाहिए। रेशेदार पदार्थ खाने में होने चाहिए। गर्भावस्था में प्रायः कब्ज हो जाता है। कब्ज से बचने के लिए आवश्यक है कि रेशेदार पदार्थों को अधिक से अधिक सेवन करें। गर्भवती स्त्री को प्यास अधिक लगती है, अतः शरीर में उत्पन्न विषैले पदार्थों को निकालने के लिए अधिक जल पीना चाहिए। शरीर में आयोडीन जल से ही प्राप्त होता है। आयोडीन की कमी से शरीर में विकृतियां होने लगती हैं। इसलिए गर्भवती के भोजन में लोहा होना चाहिए, क्योंकि यह रक्त का मुख्य तत्व है। इसके लिए पालक, सेम, फल, गेहूँ और आदि चीज़ों का सेवन, दूध आदि चीज़ों का सेवन करना चाहिए। गृह कार्य प्रायः गर्भवती महिलाओं को कार्य करना बंद करा दिया जाता है। तो अधिक समय बिस्तर पर लेटे लेटे भी ऐसे समय गर्भिणी को प्रसव में अत्यंत कष्ट होता है। इसलिए घर का कार्य करते रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई भी भारी काम ना करे जिससे शिशु को हानि पहुंचे। लेकिन शरीर में चुस्ती फुस्ती आती है अगर घर में काम करते रहो तो। विश्राम और निद्रा का संतुलन होना चाहिए। गर्भिणी को रात्रि में 9 घंटे और दिन में 1-2 घंटे कम से कम विश्राम करना चाहिए, जिससे उसको थकावट का अनुभव होने लगे तो विश्राम कर लेना चाहिए। सुपाच्य भोजन लेने से अच्छी नींद आती है। व्यायाम करना चाहिए गर्भवती स्त्री को। एक विश्राम के बाद नींद के साथ साथ हल्का फुल्का व्यायाम भी जरूरी है। साधारणतः स्त्रियां घर के काम करने से ही व्यायाम हो जाता है, किंतु घर में कार्य करते करते भी थोड़ा अलग से भी एक्सरसाइज वगैरह करनी जरूरी होती है। वस्त्र, शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश पूरा मिलना चाहिए, और ऑक्सीजन से रक्त शुद्ध होता है, जिससे उसका स्वास्थ्य सही रहता है। सर्दियों में सूर्य का प्रकाश लेने के लिए उसको और बच्चे को विटामिन डी मिलेगा और अल्ट्रावायलेट किरणों से लाभ मिलेगा। इसलिए गर्भवती स्त्री को शुद्ध वायु और सूर्य के प्रकाश के नज़दीक रहना चाहिए। इसी तरह वस्त्र तथा जूते, गर्भवती स्त्री को ढीले और आरामदायक वस्त्र पहनने चाहिए, और चप्पलें फ्लैट पहननी चाहिए। बहुत ज़्यादा हील वाले जूते नहीं पहनने चाहिए, इससे पैर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वच्छता ध्यान देनी चाहिए। अन्य व्यक्तियों की तरह गर्भवती स्त्रियों को भी स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और क्या कहते हैं, शरीर में नहाना, अच्छे से प्रतिदिन नहाना चाहिए। तो इसी तरह की कई चीज़ें हैं जो ध्यान देने से आपका बाल शिशु कल्याण होता है और जन्म लिया हुआ बच्चा सुरक्षित रहता है। इन सभी उपायों का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। कल फिर से आपको इसी लेसन में से आगे की पढ़ाई कराऊंगी, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर दूंगी जो आप
फिर से लिख के मुझे भेजिएगा। तो आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, कल की क्लास में फिर मिलेंगे।